अध्याय 9 देख रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय मतलब लोकल लेवल पे किसी एक जगह की बात हो रही है। संस्कृति मतलब ये होता है जो परंपराएं, कल्चर चलता है, यानी आज जो शुरू हुआ वो लोगों से पास होता होता आज तक आया, कल का आज तक आया, और कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे वो बना। हम जो समय की बात कर रहे हैं वो है 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। इसमें दो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 8 से 1000, 1000 से 1200, इसमें राजपूताना और बाकी और भी यहाँ पर इलाके थे जहाँ की बात होती है। इसको हम प्री मिडिवल एज कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है जब 12 से लेकर आप 1507 तक आते हैं, 1526 तक आते हैं, और 1526 से 1707 तक आते हैं। ये जो समय है ये आपके दिल्ली सुल्तान का है, और ये जो समय है आपका मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जिस भी शताब्दी में कहूँ आपको खट से पता होना चाहिए कि किस शताब्दी या किस एरा की बात हो रही है। तो आपके सामने एक साहब आए और उन्होंने कहा, ओ पाजी की हाल है तोड़ा। आप क्या कहेंगे? अरे ये तो पंजाबी लग रहा है, ये तो पंजाब में रहता होगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति आप कैसे पता करते हैं? उनकी बोलचाल की भाषा से पता करते हैं। जैसे कोई तमिलियन है तो आप बोलते होंगे ये तमिल बोलता है, जरूर ये तमिलनाडु में रहता होगा। अगर कोई उड़िया बोलता है आप कहेंगे ये जरूर ना उड़ीसा में रहता होगा, ये उड़िया बोलता है। तो आपकी भाषा बड़ी खास है, और इसी भाषा से आप पता लगा लेते हैं या पता लगाने की कोशिश करते हैं, या किसी तरीके से आप जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं कि ये जो साहब है इनका क्या भोजन होगा, ये क्या खाना खाते होंगे, क्या वस्त्र पहनते होंगे, किस तरीके से कपड़े पहनते होंगे, कौन से काव्य, कौन से गाने, गीत यहाँ पर ये गाते होंगे या इनके यहाँ गाए जाते होंगे, किस तरीके का डांस ये पसंद करते होंगे, कौन से संगीत में इनको रुचि होगी, कौन सा म्यूजिक ये सुनते होंगे, और कौन सी चित्रकला, कौन सी पेंटिंग इनके यहाँ होती होगी या इनको पसंद होगी या ये लोग करते होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी आदमी को जानने के लिए, समझने के लिए। और ये जो चीज आप समझते हैं ये कोई एक दिन में नहीं हो गया है। ये जो आपने पता लगाया ना किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु वाले आदमी या जो पंजाबी आदमी है उसके बारे में आपने पता लगा लिया, ये जो आपने पता लगाया है इसी को आप कहते हैं क्षेत्रीय संस्कृति। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया, जो हमने तमिलनाडु कहा या उड़ीसा कहा, उस पर्टिकुलर एरिया की क्या संस्कृतियां हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या कल्चर है, क्या चीज चली आ रही है, क्या लोगों की मान्यता है, क्या भोजन है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या डांस करना है, ये सारी चीजें क्षेत्रीय संस्कृतियों में आती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो देश है आज के दौर में वो डिवाइडेड है भाषा के तौर पर। यानी जो हमारे देश का डिवीजन हुआ है, अलग अलग जो आप यहाँ स्टेट देखते हैं, ये जो स्टेट डिवाइडेड है ये भाषा के आधार पे। अगर नागपुर या फिर इस इलाके की बात करें जो महाराष्ट्र में आता है, यह मराठी बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक, आप जरा यहाँ आ जाइए, कोची आप इलाका देख रहे हैं, ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर मलयालम ज्यादा बोली जाती है, इसलिए इसको केरला अलग कर दिया गया। ऐसे डिवीजन हुआ है, ऐसा मतलब जो मेजर डिवीजन है वो इसी तरीके से हुआ है। क्लियर हो गया? अब जो संस्कृति की मैं बात करता हूं, मान लीजिए आप चले जाइए 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी की चीज जो है वो आज 18वीं शताब्दी में मिलेगी आपको, या फिर 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं हमको मिल रही है? नहीं, ये जो संस्कृतियां हैं ये बदलती रहती हैं, बदल रही हैं, और बदल के ही आज इनका ये रूप है जो आप देख पा रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये संस्कृतियां बदल रही हैं। ये एक नेवर एंडिंग चीज है, ये चेंज इज ओनली थिंग विच नेवर चेंजेस। तो ये चेंज हो रही है प्रक्रिया बड़ी जटिल, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये चेंज होती है। होता यह है कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र आप ले लीजिए, यहाँ ये जो कोची मैंने दिखाया ये क्षेत्र ले लीजिए। कई ऐसी परंपराएं हैं जो केवल आपको कोची में ही मिलेंगी। कई खान पान हो गए, कई डांस हो गए, कई भोजन हो गया, कई वस्त्र आपको केवल यही मिलेंगे और आपको नहीं मिलेंगे। ओके, कई ऐसी चीज होगी जो आपको यहाँ भी मिल रही होगी और यहाँ भी मिल रही होगी, दो जगह पे मिल रही होगी या मल्टीपल जगह पे मिल रही होगी। मतलब वही तरीके की परंपराएं, वही तरीके की आपकी कल्चर। परंपरा मतलब ये होता है कि आपके समाज में, आपके समुदाय में जो चीज चली आ रही है और आप उसको निभा रहे हैं, उसे परंपराएं कहते हैं। तो ये परंपराएं यहाँ पर एक जैसी हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी है स्पेसिफिक जो यहीं है और कहीं नहीं है, और कई ऐसी परंपराएं हैं जो यहां से उठ के इधर चली गई और यहां पर इन्होंने बिल्कुल एक नया रूप ले लिया, नई चीजें बन गई, नया कल्चर बन गया। तो इस तरीके से आदान प्रदान, चीजों का इधर उधर जाना होता रहता है। राइट, अब आइए आप इसका एग्जाम्पल से तौर लेके हम समझते हैं। पहला आएगा अपना चेयर।
चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो दो चीजें इसमें समझने की है कि एक तो चेर वंश की बात हो रही है और दूसरा मलयालम भाषा की बात हम कर रहे हैं। चेर और मलयालम, चेर कहां हो गया? आपको याद होगा कि जो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले, ये भाग जो है चेर, ये भाग जो है चोला और ये भाग जो है पांड्या। मतलब सीसीपी से याद करवाया था मैंने आपको, सीसीपी, चेला चोरा पांड्या। तो चेला चोरा पांड्या या चेर चोला पांड्या, इस तरीके से कहें आप। तो साउथ इंडिया में ये जो डायनेस्टीज थी, ये जो वंश थे, ये बहुत पावरफुल थे। तो मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। ये जो है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं तो आप ये देखेंगे, ये केरल का ही इलाका दिखा रहा हूं मैं आपको। जो मैं इलाका दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही इलाका है। इसको हमने एग्जाम्प्लीफाई कर दिया है या फिर कहीं एलोबरेट कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। तो यहां पर आप एक जगह देखें, ये है महोदयपुरम। क्या देख रहे हैं आप? क्लियर? यहां पर इसका नाम भी आप, क्योंकि ये नाम मेंशन हुआ है, इसको देख लीजिए। ये है महोदयपुरम। और जो वहां रहते होंगे उनको आइडिया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। यहाँ कोल्लम है, यहाँ कोल्लम है, ये भी कोल्लम है। ये आपका पांड्या इस जगह पे, ये आपका चेर इलाके की बात हो रही है ना, ये यहाँ पांड्या हो गया। अब जो ये महोदयपुरम है, उसका जो चेर राज्य, महोदयपुरम ये जो है, इसका जो चेर राज्य है, अब ये प्रायद्वीप हो गया। यहां से जब ये इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब यहां पर आपका पानी है, यहां पानी है, यहां पानी है, तो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, इसको पेनिनसुला कहते हैं। तो ये जो चेर का राज्य है, ये कहां पर है? इस दक्षिण पश्चिम, ये हुआ दक्षिण और पश्चिम, मतलब इस इलाके की बात हो रही है। तो इसी इलाके की बात मैं कर रहा हूं। तो दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो आज कहां का हिस्सा है, जो महोदयपुरम की बात मैं कर रहा हूं, वो आज है केरल राज्य में, केरल। और ये कब स्थापित किया गया था महोदयपुरम? ये किया गया था 9वीं शताब्दी में, मतलब 1800 से 800 से लेकर 1900 की बात, 800 से लेकर 900 की बात हो रही है। ठीक, ये 9वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर यह माना जाता है कि मलयालम भाषा, एक मलयालम भाषा यहां पर बोली जाती रही होगी। मलयालम शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर यहां से भी आप पढ़ेंगे तो मलयालम ही है, पेलिंड्रोम है, ये पेलिंड्रोम कहते हैं इसको। तो मलयालम भाषा यहां पर बोली जाती होगी। अब यहां के जो शासक थे, यहां के जो राजा थे, जो यहाँ के राजा थे या फिर ये जो शासक थे, उन्होंने, इनका जो ऑफिशियल काम होता था, ये कहे कि इन्होंने जो मलयालम भाषा है उसी को इंस्क्रिप्शन, जैसे पत्थर पे अपनी कोई आदेश लगवाने हैं या लकड़ी पे लगवाने हैं या लकड़ी पे लिखवाने हैं, तो ये जो इंस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो इंस्क्रिप्शन है, तो इसके लिए मलयालम भाषा, अच्छा दो चीज होती है। देखिए, कई ऐसे भाषाएं हैं जो केवल बोली जाती है, लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी लिपि नहीं है, उनके लिए कोई लिखने की तरीका नहीं है। कई ऐसी भाषाएं हैं जो जिसके लिखने के तरीके हैं, जैसे हिंदी है, जैसे मैं लिख पा रहा हूं ना, अंग्रेजी हम लिख पाते हैं, तो उसकी लिपि है। तो भाषा और लिपि में ये अंतर होता है। तो मलयालम भाषा भी थी और उसकी लिपि भी थी, यानी उसको लिख भी दिया जाता था। तो उसके लिए जो शासक थे, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया इसको। और ये संभवतः ये जो मलयालम है, ये ऐसी पहली भाषा हुई, ऐसी उन भाषाओं में से थी जो सरकारी काम में, शासकों के काम में, प्रशासन के काम में उपयोग होती थी। ओके, अब इन्होंने, चेरों ने क्या किया, या चेर जो परंपराएं मैंने आपको बताई, या जो चेर लोग थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने संस्कृत से बहुत सारी चीज ग्रहण की। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कई भाषाओं का उद्गम है। जैसे आप बंगाली के बारे में बात करेंगे, बंगाली भाषा भी संस्कृत से ही आई है, मलयालम भी संस्कृत से ही हम कह रहे हैं, या फिर मलयालम कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ मिलकर नए नए रूप उसने लिए। तो ये इंस्क्रिप्शन या ये कहें कि अभिलेख मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपका एग्जांपल जानना चाहिए कि कैसे भाई संस्कृत और मलयालम, कैसे ये परंपराएं मिक्स कैसे हुई, तो अगर आप केरल का जो मंदिर रंगमंच है, मतलब वहां के मंदिरों में, वहां के जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल करता हूं, वहां के टेम्पल में जो डांस वगैरह होते हैं या रंगमंच होता है या जो परफॉर्मेंस होती है, तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो संस्कृत पर ही आधारित है। ये जो महाकाव्य हो रहे हैं या जो चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं, वो वही उन्हीं महाकाव्यों पे, उन्हीं एपिक्स पे, उन्हीं लिखावट पे या उन्हीं चीजों पे आधारित है जो संस्कृत में लिखी गई है। अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 14वीं शताब्दी की बात करता हूं मैं आपसे। यहां पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था लीला तिलकम। क्या था ये नाम? आपको याद रखना है। एक ग्रंथ लिखा गया 14वीं शताब्दी में इसी इलाके में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम था लीला तिलकम। ये जो लीला तिलकम है, ये बेसिकली क्या था? ये था व्याकरण, यानी ग्रामर जो होता है ना, जैसे
हम अंग्रेजी और हिंदी के ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण, और जो काव्य शास्त्र है यानी कि जो चीज काव्य में उपयोग होती है, कविता में उपयोग होती है, उस तरीके का एक शास्त्र समझ लीजिए आप। तो ये जो लीला तिलकम है, मैं इसको ये कह सकता हूं कि भाई ये ग्रामर के लिए और कहें कि पोएटिक्स में इसका यूज होता था। ये जो है ये किस शैली में लिखा गया? लीला तिलकम ये लिखा गया मणि प्रवालम, ये लिखा गया मणि प्रवालम शैली में। शैली मैंने आपको बताया था कि किस कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें लिखा जा सके, है ना, लिपि होना चाहिए, शैली होनी चाहिए। और आपको जान के हर्ष होगा कि जो मणि प्रवालम का मतलब ही ये है कि संस्कृत और जो क्षेत्रीय भाषा, मलयालम मान लेते हैं अभी, संस्कृत और मलयालम या क्षेत्रीय भाषा का मिला जुला मणि प्रवालम, ऐसी शैली जिसमें लीला तिलकम लिखा गया है। क्लियर हो गया? मणि प्रवालम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हीरा और मूंगा। हीरा तो आप जानते हैं डायमंड, मूंगा एक तरीके का मोती होता है, ठीक। तो मणि प्रवालम, और ये जो चीज है मूंगा जो होता है वो समुद्र से मिलता है, मोती होती है, मोती। तो आप समझ लीजिए हीरा संस्कृत हो गई, मूंगा आपका कोई क्षेत्रीय भाषा हो गई, इसको मिला के आप मणि प्रवालम कह रहे हैं। इसी लिपि में लीला तिलकम लिखी गई। लीला तिलकम जो है 14वीं शताब्दी में लिखी गई। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मलयालम लिटरेचर की किताब है। तो यहाँ पर मलयालम लिटरेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो तमिल और संस्कृत इसमें जोड़ दीजिए, ठीक। बहुत सारी चीज लिखी गई, चाहे आप फोक की बात करें कि चाहे मणि प्रवालम लिटरेचर की बात करें, तो इसमें मणि प्रवालम जो है इस लिपि में लीला तिलकम लिखी गई। क्लियर हो गया? ओके। अब हम आते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी धार्मिक परंपराएं। इसमें हम बात करेंगे जगन्नाथी संप्रदाय की। तो जैसे हमने बात की कि जो रीजनल कल्चर है, एक क्षेत्र में जो कल्चर डेवलप हो रहा है, संस्कृति डेवलप हो रही है, और हमने ये देखा कि कई ऐसे शहर हैं, जैसे आज हम अजमेर को किस तरीके से जानते हैं? आज हम अजमेर को, अजमेर की दरगाह यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जानते हैं। तो कई ऐसे टेम्पल टाउन, ऐसे शहर जो मंदिर के नाम से फेमस हुए, वहां पर रीजनल, क्षेत्रीय, रीजनल नहीं बल्कि रीजनल रिलीजियस कल्चर भी डेवलप हुआ, धार्मिक परंपराएं भी विकसित हुई। इसका जो उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है, वो हम लेंगे पुरी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये जगन्नाथपुरी का ही है, और पुरी नहीं, हम जगन्नाथपुरी बोलते हैं अमूमन। और ये किस जगह पर है? ये है आज के उड़ीसा, या अंग्रेजी में इसको ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा। तो मैं आपको जरा दिखा दूं कि भाई ये जगह कौन सी बात हो रही है। यहां पर आप ये देखेंगे, ये जो जगह है भुवनेश्वर, जो जगह देख रहे हैं, ये जो इलाका है यही उड़ीसा है। तो यहां की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर एक बड़ा फेमस मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर। ओके। तो यहां पर एक संप्रदाय, यानी एक कहे कि ग्रुप, अच्छा पहले बताऊं मैं, जगन्नाथ जो संप्रदाय है या जगन्नाथ को मानने वाला जो संप्रदाय है, या जगन्नाथ को मानने वाले जो लोग हैं, तो जगन्नाथ का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जगन्नाथ कौन हुए? जग के नाथ। नाथ मतलब पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के मालिक। और वो कौन है? वो कौन होते हैं? वो विष्णु भगवान होते हैं। आपको याद होगा कि हमने 3 भगवानों के बारे में बात की थी जो सबसे फेमस थे और जिनको पूजा जाता था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन हमने जो चैप्टर्स में पढ़ा है उसमें है एक, सबसे पहले विष्णु भगवान, उसके बाद आते हैं शिव जी, और उसके बाद आते हैं दुर्गा माता। ये तीनों के बारे में हमने बात की थी। तो जो क्षेत्रीय थे, जो क्षेत्रीय इलाके हैं, उसमें ऐसा क्या होता था कि यहां पर जगन्नाथ भगवान की काष्ठ प्रतिमा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको पत्थर की मूर्ति मिलेगी। यहां पर पत्थर की मूर्ति नहीं है, यहां है लकड़ी की मूर्ति। किसकी? लकड़ी, यानी वुड, लकड़ी की मूर्ति है। जो आज भी जो यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर कहीं जनजाति लोग हैं, वो आज भी इस तरीके की प्रतिमा बनाते हैं। ओके। तो ये जो जगन्नाथ भगवान थे वो यहाँ के रीजनल भगवान थे, यानी कि ये इस एरिया के भगवान थे। यहाँ पर लोग जानते थे, जैसे किसी और एरिया में चले जाएं तो जगन्नाथ के नाम से नहीं जानते थे लोग। लेकिन आगे चल के इतने फेमस हुए, इनको विष्णु भगवान का इनकारनेशन मान लिया गया, विष्णु भगवान का ही एक रूप मान लिया गया। जैसे राम भगवान, जैसे कृष्ण, सब जो भी हैं वो विष्णु के रूप में माने जाते हैं। ओके। तो हुआ ये कि
मैं बात कर रहा हूं 12वीं शताब्दी की। यहां पर जो गंग वंश है, गंगा वंश कहते हैं इसको, अंग्रेजी में गंगा बोलेंगे, तो गंग वंश के एक बहुत जबरदस्त, बहुत सॉलिड एक राजा हुए, और उनका नाम था, ये जो आप चेहरा देख रहे हैं इनका नाम है राजा अनंत वर्मन। क्या नाम है इनका? यहां पर लिखा भी हुआ है राजा अनंत वर्मन। ये हुए, इन्होंने इस मंदिर को बनाया, या कहें कि इसकी शुरुआत की। इन्होंने की राजा अनंत वर्मन ने। उसके बाद क्या हुआ? 1230 की बात मैं करता हूं। यहां पर ये राजा, यहां पर हमको चित्र नहीं है इनके पास, हमारे पास इनका, ये एक्चुअली इनका नाम है राजा अनंग भीमदेव तीन। राजा अनंग भीमदेव तीन। ये जो राजा थे, इन्होंने क्या किया कि अपना जो पूरा राज्य है, पूरा जो एरिया है, वो इनको आपके जगन्नाथ भगवान को, राज्य पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर दिया, या ये कहे कि उनके नाम पे कर दिया कि ये उनका राज्य है। और फिर साथ में ये भी कह दिया कि मैं जो हूं, मैं कौन हूं? मैं इनका प्रतिनियुक्त किया हुआ हूं, यानी मेरी जो नियुक्ति हुई है, मुझे जो यहां रखा गया है, वो किसने रखा है? कौन ने रखा है? भगवान ने। राजा, कौन से राजा? पुरुषोत्तम जगन्नाथ ने किस राजा को? अनंग भीम तृतीय को रखा है। क्लियर? अच्छा, जैसे जैसे ये जो मंदिर है बड़ा फेमस होता गया, जैसे ये मंदिर फेमस हो गया, तो जहां भी आप देखिए अजमेर, हर कोई अजमेर जाता है। अब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बाहर का आदमी आता है, अजमेर जरूर जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हर आदमी जाता है। तो ये जो है अब पिलग्रिमेज की जगह बन गई। यहां पर तीर्थाटन के लिए लोग जाते हैं। जैसे अगर आप उत्तराखंड में आए, तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि 4 धाम है, लोग 4 धाम यात्रा करने आते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये पिलग्रिमेज हो गया, लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। तो इसी तरीके से ये जो आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है, या जगन्नाथपुरी का जो एरिया है, वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। और जैसे जैसे ये तीर्थ स्थल बन गया, यहाँ पर इस मंदिर का, या इस मंदिर के समूह का, या इन लोगों का जो सामाजिक है और राजनीतिक दोनों ही तौर पे शक्ति बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, पावर बढ़ गया। क्योंकि मंदिर इतना, जब लोग आएंगे, पैसा देंगे, लोग इनको मानेंगे, तो फिर इनका पावर बढ़ता ही है। ओके, तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य किया, या जो जो लोगों ने इस जगह पे राज्य किया, चाहे आप मुगल की बात करें, चाहे आप मराठों की बात करें, चाहे आप अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, सबने ये चाहा कि हम इस मंदिर पे अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, कंट्रोल हम ले ले, ताकि उनको ये लगता था कि जिसने इस मंदिर पे कंट्रोल कर लिया, वो स्थानीय जनता, जो वहां की जनता है, वो जनता अपने आप इनको अपना शासक मान लेगी, स्वीकार कर लेगी। ओके, तो ये बात हुई। अभी तक हमने देखा 2 चीज की हमने बात कर ली। एक तो हमने मलयालम की बात की, अपने जो चेर और साम्राज्य और मलयालम भाषा का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ वो देखा। और फिर हमने बात की एक मंदिर राज्य के बारे में बात की। और फिर हम देखने वाले हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। अब हम बात करेंगे कथक नृत्य की। हम जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नाचते हैं, गाना गाते हैं। तो हमारे जिंदगी की, हमारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हम खुश होते हैं, तो वो होता है नृत्य, डांस। तो कथक क्या है, कैसे बना ये, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको बता दूं, मैं इन इलाकों की बात कर रहा हूं, ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं, इन इलाकों की बात कर रहा हूं। यहीं पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए जब मैं कथक की बात करूंगा। तो कथक बना कैसा है? ये कथक है, अगर आप देखें तो इसका एक पहला शब्द है, इस शब्द में पहला जो पार्ट है वो है कथ, और ये बना है कथा से। किससे से? कथा से। और कथा का मतलब होता है स्टोरी, इसका मतलब होता है स्टोरी, कहानी। तो होता यह था कि जो उत्तर भारत है, भारत का जो आज जिसे हम नदर्न इंडिया कहते हैं, यहां पर एक ग्रुप थी या एक जाति थी, एक ऐसी जाति जिसका काम यह था कि वो मंदिरों में, टेम्पल्स में कथा सुनाती थी। यानी
इस कथा का प्रदर्शन करती थी और इस कथा को सुनाते समय ये चेहरा और ये हाव भाव, मतलब हाथों से, पैरों से, चेहरे से, शरीर से कहानी सुनाई जाती थी और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था कि वो स्टोरी आपके सामने चल रही है, जिसे हम कहते हैं कि भाई नाटक हो रहा है या कहें कि नृत्य किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये वो लोग किया करते थे। कौन सी जाति थी? इस जाति का नाम कत्थक, यहीं से आया है। तो जो कत्थक है वो यहीं से आया है, इस जाति से आया है। क्लियर हो गया? इनका काम यही था। हुआ ये कि जब हम 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, यहां पर आपको याद होगा कि जो भक्ति मूवमेंट है ये अपने उरूज पे था, बहुत जबरदस्त इसका प्रसार हो रहा था। तो जब भक्ति मूवमेंट है तो उसमें यहां पर अपनी भक्ति को प्रेजेंट करना, भगवान की चीजें, कोई भी आपका काव्य हो, कोई भी कहानी हो, उसको इस नृत्य वंदना से प्रस्तुत करना, ये एक बड़ी विशिष्ट नृत्य शैली बन गई। विशिष्ट मतलब होता है स्पेशल, विशिष्ट मतलब जो सबसे अलग हो, नृत्य मतलब डांस, शैली मतलब फॉर्म, मतलब ये एक अलग फॉर्म है। अगर आप किसी और फॉर्म को देखें तो वो इससे अलग होगा। तो ये एक बहुत स्पेशल या कहें विशिष्ट नृत्य शैली बन गई कथक। अब होता ये था कि राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण की कहानी सालों से, जमाने से सबके जबान पे है, सब जानते हैं क्या चीज है। दोनों बहुत जबरदस्त प्रेम में थे और जो प्रेम है उसको कैसे दर्शाया जाए, तो ये जो पुरानी मतलब पुराना आख्यान यानी कहानियां, इनको डांस के जरिए, नाच गाने के जरिए इसको प्रस्तुत जब किया जाता था तो इसको कहा जाता था रास लीला। हम करें तो रास लीला और आप करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा। तो ये रास लीला उस तरीके से होती, मैं आपको आज के साथ रिलेट करके बता रहा हूं। तो रास लीला ये होती थी प्रेम की लीला और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था डांस के जरिए। यहां तक तो ठीक था। अब आई मुगल की बारी। अब जो मुगल एम्पायर था, इसमें जो बादशाह थे और जो बड़े बड़े लोग थे इनके शासनकाल में, उनका जो राज दरबार है, जैसे ये राजसी दरबार है, इसमें ये डांसर डांस करते थे। वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो जो आज का जो स्वरूप है इस डांस का, वो यहां से बहुत सारे लक्षण अर्जित किए गए। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि मुगल या कहें कि उस जमाने की जो नृत्य शैली थी और कथक जो चला आ रहा था, इनका एक ब्लेंडिंग हो गई, इनका एक मिक्सचर हो गया। तो एक नई तरीके जो विशिष्ट शैली बन गई थी, ये अति विशिष्ट हो गई और जबरदस्त इसमें और चीजें जोड़ दी गई। तो अभिलक्षण अर्जित किए का मतलब ये होता है, अभिलक्षण मतलब ये होता है कि उस मुगल बादशाहत के या उस दरबार के जो लक्षण थे, उस जो फीचर्स थे, वो भी ले लिए गए। यहां तक हो गया। तो आगे चल के क्या हुआ कि ये दो घरानों में बहुत जबरदस्त तरीके से ये डांस फॉर्म या कथक की परंपरा आगे बढ़ी। परंपरा मतलब होता है कि जैसे आपके पिताजी हो गए, उनके पिताजी होंगे और आप होंगे, तो इन्होंने इनको कुछ सीख दी या फिर डांस दिया, गाना दिया, फिर इन्होंने डांस गाना दिया, तो ये एक परंपरा या घराना कहलाया जाता है। फिर एक घराना चल जाता है। तो परंपरा का मतलब होता है घराना। तो घराना दो तरीके के, दो घरानों में बड़ा फला फूला। एक तो आप राजस्थान में चले जाइए, खास तौर पे जयपुर की बात करूंगा मैं, और एक इधर पे आ जाइए, ये राज दरबार की बात कर रहा हूं मैं, और फिर लखनऊ में आ जाइए आप, यानी अब अवध की बात कर रहा हूं मैं। और आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि ये जो साहब दिख रहे हैं आपको, ये हैं अवध के अंतिम आखिरी नवाब वाजिद अली शाह। क्या है ये? वाजिद अली शाह। अब इनका नाम क्यों आ रहा है यहां पे? क्योंकि इन्होंने इस डांस फॉर्म को बहुत संरक्षण दिया, यानी पेट्रनाइज किया, या इन्होंने इसको एक तरीके से संभाला, संजोया। और ये माना जाता है कि ये खुद भी डांस किया करते थे, बहुत अच्छा कथक करते थे ये। ओके, अब ये थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। हम तो इस शैली पे थे, इस समय थे, हमें 1850 और 75 की तरफ ले जाता हूं आपको। ये हुआ कि हम जो जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें, इस इलाके की बात करें, और हम बात करें ये अवध का इलाका, ठीक, यहां पर, और यहां की बात कर रहा हूं, ठीक। जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उसका ये जो भाग है उसको हम अवध कहते हैं, खासतौर पे लखनऊ के नीचे वाला भाग। अब केवल यहां तक नहीं महदूद रहा, ये डांस कहां कहां चला गया। आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश,
कहां कहां चला गया है, इस जगह को ध्यान रखिएगा कि पंजाब, ये पंजाब हो गया आपका, ये पंजाब, ये इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश का जो ये वाला इलाका है निकटवर्ती, ये वाले इलाके जो हो गए, ये वाला, यहां तक ये कथक की पहुंच हो गई। यहां पर बहुत बढ़िया ये डांस फॉर्म बन गया। लेकिन इस फॉर्म का जो स्पेशल बात है वो ये है कि इसमें एक तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भंगिमाएं होती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब हर एक नैन नक्श, हर एक हाथ का जो फॉर्मेशन है, इन्होंने जो ये हाथ रखा है ना, उसका भी, ये जो हाथ रखा है ना, इसका भी एक वो है, साइंस है। तो एक तो द्रुत पद संचालन, द्रुत पद संचालन मतलब होता है पैर, जो आपके पैर है इसका बहुत बढ़िया संचालन होना चाहिए आपके पास, या इसको बहुत कंट्रोल होना चाहिए। और आप जितने भी डांस फॉर्म यहां देख रहे हैं, इनमें सब में कपड़े आप ध्यान से देखिएगा, इन कपड़ों से आप पता कर सकते हैं कौन सा डांस है। तो इसमें एक स्पेशल कपड़े पहनने होते हैं। दूसरा यह है कि असली बात क्या है, ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो कर क्या रहे हैं, ये क्यों नाच नहीं रहे, ये आपको कुछ सुना रहे हैं, ये आपको कुछ बता रहे हैं, ये आपको कहानियां बता रहे हैं। तो अपनी कहानियों का प्रस्तुतिकरण करते थे। और यहां पर देखिए इनके चेहरों पे, कभी कोई हंस रहा है, कोई थोड़ा सा गुस्से के उसमें है। तो यहां आपके अभिनय का भी बहुत बड़ा जोर है, यानी नाटक। आप देखें, चाहे हेमा मालिनी की नाम ले लें आप, चाहे श्रीदेवी का नाम ले लें, जयप्रदा का नाम ले लें, या आप आज के देख लीजिए माधुरी दीक्षित का नाम ले लीजिए, जो भी आपको बड़े बड़े स्टार्स मिलेंगे वो सब बड़े बड़े डांसर्स हैं, वो सब कोई ना कोई क्लासिकल फॉर्म में ट्रेंड है। ओके, तो फिर ये हुआ कि अब आती है बारी ब्रिटिशर्स की। जब ब्रिटिशर्स आए, वो तो उनको तो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां पसंद ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पाश्चात्य संबंधित थे, तो उनको कोई भी चीज पसंद तो आती नहीं थी। तो उनको ये भी चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा ये सब क्या, ये नाच गाना क्या चल रहा है, हाँ? तो फिर भी ये सब होने के बाद भी ये जो कथक है ये जीवित बचा, आज भी है। और उसके बाद इतना पॉपुलर ये रहा कि हमारी जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो 6 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई, लेकिन आज हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी क्लासिकल डांस है। क्लासिकल मतलब ये होता है कि ये एक स्पेशल डांस है, मतलब ये दोनों डांस में आप बहुत जबरदस्त अंतर बता सकते हैं। और ये आज से नहीं, ये जमाने से बनते 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 आज इस रूप में पहुंचे हैं। जैसे मैंने आपको बताया किस शताब्दी में शुरू हुआ था कथक और कब तक चल रहा है। तो आज अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहें, तो हमारे 8 शास्त्रीय, शास्त्रीय मतलब ये होता है कि जो शस्त्र, देखिए जो हमारे शास्त्रों में है या किताबों में है, और जिनको हमने फॉर्म नहीं किया है, जो अपने आप बनते चले आए हैं, ऐसे नृत्य। और जो आज इतने प्रगाढ़ रूप पे, यानी कि हर एक, जैसे मैंने कहा ना, ये जो जिन्होंने इस तरीके से हाथ रखा है ना, तो इन्होंने ऐसा हाथ क्यों रखा, इसके बारे में भी एक साइंस है। तो 8 हमारे डांस हो गए। कौन कौन से डांस हो गए, देखिए सबसे पहले ये भरतनाट्यम, देखिए ये कहां का है, तमिलनाडु का। कहां का, तमिलनाडु। अब आ जाइए आप कथकली पे, ये कथकली पे आ गए, कहां का हो गया, ये केरल। ये जो मोहिनी अट्टम है, ये भी इसी इलाके के आसपास का है। फिर आप आइए उड़ीसी, उड़ीसी तो नाम से समझ में आ रहा है कि उड़ीसा का है, ये उड़ीसी डांस हो गया। अब आइए आप कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहां का है, ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी डांस हो गया ये। उसके बाद आप आ जाइए मणिपुर, मणिपुरी डांस। तो मणिपुरी कहां का है, मणिपुरी का हो गया। ओके, देखिए तो ये तो बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा 2 और जोड़ दीजिए। कथक तो आपको पता ही है किस इलाके का है, नदर इंडिया का है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ सथरिया और ये मोहिनी अट्टम, ये यहां पर आप नहीं देखेंगे, ये जो 6 है ना, जब हमको स्वतंत्रता मिली थी तो हम मोहिनी अट्टम और सथरिया ऐसे कर देता हूं, ये नहीं थे। लेकिन अब ये 8 डांस फॉर्म में फिर से बता देता हूं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी और सथरिया। ध्यान रहेगा। ओके जी, अब आइए चित्रकला पे। आपने अपने शुरुआती दौर में जब आप पढ़ रहे होंगे, नए नए स्कूल में गए होंगे, तो आपसे सीधा तो नहीं बोलते कि भाई ऐसा करो कि कुछ मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव सॉल्व कर लो, है ना, डेरिवेशन तो नहीं कराते आपसे। आपसे कहते हैं चलो पेंसिल पकड़ो, अच्छा चलो पेड़ बनाओ, आदमी बनाओ, पौधे बनाओ। तो चित्रकला, इसे हम चित्रकला कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को चित्रों के, या किसी कहानी को, किसी अपने अंदर के सोच को आप चित्रों के रूप में प्रेजेंट करते हैं। खास तौर पे आपने जो बनाई होगी शुरुआती दौर में, उसमें ये पहाड़ होंगे, ऐसे पहाड़ होंगे, यहाँ से आपका सन हो रहा होगा, यहाँ पर एक रास्ता होगा, यहाँ पर एक कुटिया होगी, ऐसी बनाया होगा आपने शुरुआत में, है ना। हो सकता है कोई गाड़ी वाड़ी बना दे।
और सनरेज आ रही होंगी, पेड़ यहां बना देंगे आप। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो आप देख ही रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो ये सब जो चीजें हैं इसको हम चित्रकला कहते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर आपको मैं ले जाऊं गुफाओं में, जो हम जिसको हम बिल्कुल उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लोग केवल आखेटक थे, लोग केवल हंटर और गैदरर्स थे, तो वो क्या करते थे, जिस गुफाओं में रहते थे वहां पर वो पेंटिंग बनाते थे, या चित्रकला करते थे। किससे? पत्ते लेते थे और कोई कोयला वगैरह मिल गया उससे बनाते थे। यहां जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, ये बात चल रही है लघु चित्र की। अब चित्र तो मैंने बता दिया, चित्रकला भी बता दिया। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। अगर आप अपनी दीवार देख रहे होंगे, अभी जो भी जहां भी आप होंगे वहां एक दीवार होगी, और इस दीवार पे आपका टीवी होगा। उस साइज की अगर फोटो की मैं बात कर रहा हूं, या आपकी खिड़की के साइज की बात कर रहा हूं, उसे हम लघु चित्र कहते हैं। वो लघु चित्र हो गया। तो ये जो लघु चित्र है, जैसे आपने जब पेंट किया तो क्या होगा, एक बॉटल होगी आपकी ऐसे करके, है ना। हो सकता है उसमें गीला पेंट हो या आपके पास पाउडर हो, आप अपना ब्रश लेते हैं, गीला करते हैं और कपड़ों पे, आप तो वैसे कागज पे करते हैं, ये आपका कागज हो गया। तो उस जमाने में कपड़े पे या कागज पे इन पेंट से, जिसे हम गीला पेंट कहते हैं, जल रंग कहते हैं इसे, वाटर पेंट, इससे इन कपड़ों और कागजों पर बनाया जाता था, चित्रण किया जाता था। अब शुरुआती दौर पे चले जाएं, बहुत पुराने दौर पे चले जाएं, तो मैंने आपको बताया कि कैसे होता था, लेकिन उसके मिड पे आ जाए, आजकल पुराने जमाने के मिड पे आ जाए, तो जो लघु चित्र थे वो किस पे बनाए जाते थे? वो बनाए जाते थे पाम ट्री के पत्तों पर, ताल पत्र कहते हैं इसको। और सारी जो पांडुलिपियां इसी पे लिखी जाती थी, ध्यान रहे। और जो लकड़ी की तख्तियां, ये जो तख्ती दिख रही है, हो सकता है ये लकड़ी की हो, वुड की हो, उस पे बनाए जाते थे। ओके, ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं जो पश्चिम भारत में, मतलब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस पश्चिम भारत में जो जैन ग्रंथ थे, मतलब जो जैन, जैसे हमारा बाइबल हुए और ये सब हुए, तो जो जैन ग्रंथ है, ऐसे जैन ग्रंथ के जितने भी, जैसे एक किताब होगी ना, ये तो ग्रंथ, इसके चित्र बनाया गया है, इसको बगैर सचित्र किया गया, मतलब चित्र बनाया गया। ठीक, तो अगर आप जरा हमारे इस 1200 से करीबन 1556 57 पे आ जाए, तो यहां पर आप देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत थी, और उसके आगे 1707। तो इस दरमियान जो मुगल एम्पायर था, इसमें खास तौर पे मैं अकबर की बात करूंगा, जहांगीर की बात करूंगा, शाहजहां की बात करूंगा। इन्होंने क्या किया, जो भी लोग, ये जैसे ये लोग हैं, और ये अगर चित्रकार हैं, बहुत अच्छी चित्रकला करते हैं, इनको इन्होंने संरक्षण दिया। खुश होके अपने गले से ये मतलब मालाएं निकाल निकाल के देते थे कि क्या बात है, क्या बढ़िया चीज बनाई है। ठीक, तो इनको संरक्षण देते थे, इनको एक तरीके से पेट्रोनाइज करते थे, या इनको अपना बहुत अच्छे पद पे रखते थे। बहुत अच्छी तरीके से, पद मतलब बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था, पैसा मिलता था, घर मिलता था, खाना मिलता था, अच्छी चीजें से इनको नवाजा जाता था। तो अगर आप देखें तो शुरुआत में क्या होता था, जैसे मैंने कहा मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां। तो जो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपि में कुछ लिखा होता था। अब इनको कैसे चित्रित किया जाता था भाई? कोई चटक रंग से। चटक रंग क्या हो गया कि बहुत बहुत चमकीला कलर, रेड हो गया या येलो हो गया, उस रंग से इसको चित्रित किया जाता था। तो क्या क्या ये लोग चित्रित करते थे? ये लोग क्या करते थे, जब इस दरबार के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये दरबार के दृश्य करते थे। दरबार में क्या हो रहा है, लड़ाई अगर हो रही है, वॉर, उसको चित्रित करते थे। और कोई शिकार हो रहा है, शिकार आखेट हो रहा है, उसको, जो सामाजिक, जो भी सोशल चल रहा होगा उस जमाने में, उसको ये चित्रित करते थे। अब इन्होंने जो चित्र बना दिया, इसका क्या होता था, एक राजा यहां है, एक राजा यहां है, राजा के ऊपर मैं वो बना देता हूं, है ना, ये राजा है, ये राजा को या क्या करेगा, ये बहुत अच्छे चित्र बनाए, इसको गिफ्ट कर देगा। फिर ये भी राजा कुछ लाएगा, ये भी गिफ्ट कर देगा। तो एक तरीके से ये उपहार का काम करते थे। ये जो गिफ्ट है या फिर ये जो चित्रकला है, ये किसका काम करते थे? ये काम करते थे आपके गिफ्ट देने का। तो इसका मतलब ये है कि ये राजा या राजा के जो बड़े बड़े लोग हैं, वही केवल इन चित्रों को देख पाते थे। जो दरबार में बनते थे, या दरबारी जो बड़े बड़े चित्रकला वाले लोग हैं वो बनाते थे, वो केवल गिफ्ट के काम में आते थे, और बड़े बड़े लोग इसे देख पाते थे। अगर आप देखें कि यहाँ पर एक अकबर का चित्र है, शिकार उन्होंने किया या शिकार कर रहे हैं, उसमें वो आराम कर रहे हैं, तो उसका एक सजीव चित्रण है, और इतना ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में किसी ने फोटो खींच डाली हो। हर एक चीज पे कितना ध्यान दिया गया है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, या जो टेरेन हो,
इसी के बारे में बात कर रहा हूं कि बहुत क्वालिटी चीज बनाई गई उस जमाने में। अब हुआ ये कि अब मुगल एम्पायर का जैसे पतन हुआ है ना, 1707 के बाद ये सब खत्म होने लगा, तो फिर अब देश में अगर मुगल, अब दिल्ली और आगरा की बात कर ले, तो इन्होंने क्या किया, ये जो लोग हैं अब क्या करेंगे, ये वहां गए, जैसे यहाँ पर राजस्थान में आ गए कई लोग, कोई इधर चले गए कोई उधर चले गए, तो ऐसी ऐसी जगह पे ये गए, क्योंकि मुगल साम्राज्य तो पतन हो रहा था, तो ये वहां गए जहां पर इनको इनकी जरूरत थी। तो अब अगर आप देखें तो राजस्थान और खासतौर पे जो राजपूती दरबार है, राजपूत लोग जहां शासन कर रहे थे उस जगह चले गए, क्योंकि मुगल तो पतन हो रहा था। अब जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए तो देखा उन्होंने कि भाई अब राजपूत के पास वही लोग आ रहे हैं जो लोग बहुत अच्छी चित्रकला किया करते थे, और उन्होंने वही चीजें की जो वो यहाँ किया कर रहे थे, जो मुगल दरबार में किया कर रहे थे, यानी कि वो वही चीज बनाते थे, वैसी चीज बनाते थे। जैसे शासकों का एक चित्रण हो गया, तलवार लिए खड़े हो गए वो, और दरबार में क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा आप, इस तरीके से चित्रण करते थे ये। और इसके बाद हुआ ये कि इस इलाके की, मैं अभी आपको एक जगह दिखाऊंगा कौन कौन की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, किशनगढ़ हो गया। ये जो अलग अलग जगह मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारी पुरानी कथाएं थी जो उस जगह पे चलती थी, और बहुत काव्य थे जो इस जगह में बहुत फेमस थे, उनका भी चित्रण किया गया। और किन्होंने किया, इन्हीं लोगों ने किया। तो ये सब इस जगह की बात बता रहा हूं मैं, जोधपुर का नाम लिया मैंने, और इन्हीं सब इलाकों में ही ये आपका बूंदी हो गया या जोधपुर, कोटा, किशनगढ़ सब यहीं पे स्थित है। अब यहां की तो हमने बात कर ली, ऐसी ही चीज यहां पर भी आई। हिमालय की तलहटी में हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं ये, ठीक, क्योंकि ये लोग कहां जाएंगे, अब ये लोग यहां से सीधा तमिलनाडु तो नहीं पहुंच जाएंगे, यहां से लोग यहां गए, ऐसे लोग यहां गए, यहां से लोग यहां आए, कहां पर, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर भी आधुनिक हिमाचल प्रदेश जो है, या हिमालय की जो तलहटी है, हिमालय जहां खत्म होता है उसका पैर जहां पर है, वहां पर भी इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ। वहां पर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि ये लोग जो भी लोग गए, जो बहुत चित्रकला में पारंगत थे, तो 17वीं शताब्दी की बात करता हूं मैं आपसे, उसके बाद के बाद जो है एक यही लघु चित्र की एक बहुत फेमस शैली यहां पर डेवलप हुई। कहां पर, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका बता रहा हूं, उसको कहा गया बसोहली। क्या था, बसोहली, अंग्रेजी में लिख देता हूं, बसोहली। ये देख रहे हैं आप, बसोहली, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। और यहां पर इन्होंने क्या दर्शाया कि साहस, मतलब पावर, अंदर जो आपका जज्बा है वो, और भाव, मतलब हर एक चेहरे पे आपको भाव दिखाई देंगे, या हर एक चेहरे पे आपको खुशी, गम, ये सब दिखाई देगा। तो ये सबको दिखाने का एक दिखाया गया, जब जो जिस तरीके से इसका चित्रण होने लगा, उसी को बसोहली कहा गया। कहां पर, हिमाचल प्रदेश या हिमाचल की तलहटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था उसका नाम अगर मैं कहूं तो यहां देखें, भानुदत्त की रास मंजरी, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बना, भानुदत्त की रास मंजरी, ठीक। ये सबसे बढ़िया एक पुस्तक है जिसका जो चित्रित रूप में प्रस्तुत की गई, भानुदत्त की रस मंजरी। फिर क्या हुआ, 1739 की अब बात की जाए, यहां पर क्या हुआ, ये साहब देख रहे हैं आप, इनका नाम है नादिर शाह। इन्होंने क्या किया, यहां पर आक्रमण किया, और फिर इन्होंने दिल्ली जीता। तो दिल्ली जैसे जीत गए तो क्या हुआ कि जो भी बचे कुचे थे, वो जो भी लोग थे यहां से, वो भागे। किस तरफ भागे, वो पहाड़ की तरफ भागे, क्योंकि पहाड़ में जो प्लेन में अनिश्चितता थी, प्लेन में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या जो भी आक्रमण हो रहे थे, पहाड़ तक तो कोई पहुंचता था नहीं, तो पहाड़ी ओर की तरह इन्होंने पलायन कर लिया। अब इनको क्या है, जो आदमी कहीं इधर से उधर जाएगा, जो अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा सा काम कर रहा था, वो दूसरी जगह जाएगा तो उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए, रोटी कहां से मिलेगी, काम से मिलेगी। तो जैसे ये पहाड़ों पे पहुंचे, यहाँ पर इनके आश्रयदाता, यहाँ पर इनके जो पेट्रन थे, या जो इनको हाथ फैलाए कि यहाँ पर खड़े हुए और ये कह रहे आओ भाई फटाफट आ जाओ, हम आपका इंतजार करें। तो इन्हीं के आने से, और ये जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी थे, उसके कारण एक विकास हुआ एक शैली का, जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा शैली विकसित हुई। अब कांगड़ा शैली जो थी किन लोगों ने की, ये तो आप समझ गए। इसमें जो यूएसपी थी इस कांगड़ा शैली की, कांगड़ा भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही आता है, इसमें क्या था, एक तो बहुत ठंडे नीले, ठंडा मतलब होता है चटकदार नहीं, आंखों में आपको लगेगा नहीं,
बहुत स्मूथ रहेगा। नीला और हरा हमेशा हमको अच्छा लगता है। नीला, सारा विश्व जो है उसमें समुद्र नीला है, अगर आप आसमान देखेंगे तो नीला है, और हमारी सारी जो प्रकृति वो हरी है। तो नीले और हरे कलर से, बड़े कोमल कलर से, मतलब जो चटकदार है उसको ना उपयोग नहीं किया इन्होंने, और उसको बड़ा जैसे अलग अलग विषय थे उसका काव्यात्मक काव्यात्मक इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया। किसमें? कांगड़ा शैली में। तो आप यह एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए कितना स्मूथ इमेज है। आपको लग रहा है कि इसमें चटकदार है, नीला है, हरा है, बहुत प्यार से, बहुत बहुत शालीनता से इसको बनाया गया। तो ये कांगड़ा शैली। अच्छा, उस जमाने में ऐसा नहीं है कि भाई केवल बड़े बड़े जगह हो रहा था। जो बेचारे गरीब थे, साधारण लोग थे, वो भी बर्तनों पे, दीवारों पे, कपड़ों पे, फर्श पे यानी जमीन पे अपनी कलाकृतियां बनाते ही थे। लेकिन बस ये था कि जो इन्होंने बनाई, बड़े लोगों ने बनाई, वो लघु चित्र जो राजमहलों में रह गए वो आज हमारे पास है, लेकिन जो इन्होंने बनाई वो तो खत्म हो गए। ठीक। बंगाल, बंगाल। अच्छा, आप एक बात बताएं कि ये जो इलाका है इसको हम क्या कहते हैं? क्या कभी आपने सुना कि इसको बंगाल कहते हैं? ये तो वेस्ट बंगाल ही कहा जाता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये बंगाल की क्या कहानी है? और ये ढाका, बंगाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान भी, पाकिस्तान का एक पार्ट ही था पहले ये बंगाल, है ना? तो ये बंगाल बना कैसे, हम बहुत पहले जाएंगे। बंगाल की कहानी हम प्रारंभ से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे। अब अगर आप कहीं भी रहते हैं, जैसे आज मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मुझे गुजरात जाना है, तो यहाँ पर जो आदमी होगा अगर उससे आप गुजराती में बात करेंगे तो हो सकता है, बहुत सारे चांसेस है कि वो समझ जाए आपकी भाषा। लेकिन अगर आप कहें कि बंगाली या फिर कोई और ले ले, हिंदी, ये जो लैंग्वेजेस है ये निकली किस लैंग्वेजेस से, किस भाषा से आई है? तो आपको जान के हर्ष होगा कि ये निकली है संस्कृत से। किससे निकली है? संस्कृत से। तो आज जो बंगाली से निकली हुई, बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, क्या ये ऐसे हो गया? ये भाषा कैसे आई? पहले तो नहीं थी ये, या किस तरीके से ये अपने उस फॉर्म में आई है जिस फॉर्म में हम जानते हैं? और वाकई में क्या संस्कृत का टच दिखता है इसमें? और क्या संस्कृत के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं, कई ऐसे भाषाएं हैं जिसमें बंगाली में आप उन शब्दों को देखते हैं, वो प्रयुक्त होते हैं, वो उपयोग होते हैं। ओके। तो अध्ययन से हमें ये पता चलता है शुरुआती दौर से कि बंगाल के लोग पहले, जब हम 8वीं से 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो बंगाल के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, संस्कृत या संस्कृत जैसी भाषा नहीं बोलते थे। तो कहां से आई है, कैसे आई, उसकी कहानी देखिए। तो आपको मैं ले जाता हूं कि ईसा पूर्व ले जा रहा हूं मैं आपको, और चौथी और तीसरी शताब्दी, मतलब तीसरी चौथी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या हुआ कि बंगाल, और अभी अभी बंगाली चलेगा, ठीक है, बाद में हम वेस्ट बंगाल पे आएंगे। वेस्ट बंगाल भी कैसे आया वो अभी पता चलेगा आपको। तो बंगाल और मगध। अब मगध कौन सा इलाका है, पहले आपको दिखा दूं। ये जो बंगाल है ना, ये पूरा है, यहां से यहां तक पूरा बंगाल है, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं। ये तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद जो भी चीज़ हुई, हमने ये भाषा के तौर पे स्टेट्स डिवाइड किया, आज भी स्टेट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो बिहार का साउथ पोर्शन है, ये पोर्शन, और ये बंगाल हम कह रहे हैं, तो इनके बीच में ट्रेड, वाणिज्यिक या आर्थिक तौर पे कम्युनिकेशन या रिश्ते स्थापित हुए, यानी संबंध इनके स्थापित हुए। यहाँ की चीज यहाँ ले गए, यहाँ की चीज यहाँ ले गए, खरीद बेचना ये सब शुरू हुआ। ओके। तो जो खरीदना बेचना शुरू होता है, तो एक आदमी जो बंगाल का है वो अगर मगध जाएगा, मगध मैंने आपको बता दिया कौन सा इलाका है, दक्षिण बिहार मान लीजिए, और मगध का आदमी जब बंगाल जाएगा तो फिर वो कोई ना कोई तो भाषा बोलेगा, यहाँ की भाषा कैसे समझेगा वो? तो आपस में भाषाओं का आदान प्रदान होगा। तो हुआ ये कि यहाँ पर आपको जानकारी होगी इस जगह की कि यहाँ पर संस्कृत प्रचलन में थी ही। सारी चीजें जितना भी हम बिहार या उसके ऐसे इलाकों के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो संस्कृत है वो इस तरीके से ट्रांसफर हुई बंगाल की तरफ, यहाँ पर आई, इस तरीके से संस्कृत थोड़ी बढ़ी। अब अगर मैं चौथी शताब्दी के समय आपको ले जाऊं, तो यहाँ पर गुप्त वंश के जो शासक हुए, गुप्त वंश के जो शासक हुए, उन्होंने जो उत्तरी बंगाल है, मतलब ऊपर वाला बंगाल, इस वाले इलाके, क्योंकि ये इसी इलाके की बात हो रही है, यहीं पे सारी
गतिविधियां बहुत सारी हुई हैं। तो यहाँ के उन्होंने अपना जो है शासन जो है स्थापित कर लिया। और फिर जब शासन स्थापित कर लिया तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में यहाँ पर जो ब्राह्मण है उनको बसाना शुरू कर दिया। उनको कहा कि भाई ये जगह है, और वो लोग जाके बसना शुरू हो गए। अब आप जानते हैं ब्राह्मण क्या करते हैं। ब्राह्मणों का काम है कि वो संस्कृत के विशारद होते हैं। संस्कृत में वो बहुत बढ़िया मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं। तो संस्कृत तो रची बसी है ब्राह्मणों में। तब जब ब्राह्मण वहां पहुंच गए तो यहां से ब्राह्मण गए, साथ में ले गए संस्कृत, साथ में ले गए वो अपने आचार विचार, सब साथ में ले गए वो अपनी संस्कृति। राइट। तो भाषा के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से यहां पर चेंजेस हुए, क्योंकि ब्राह्मण वहां चले गए और गुप्त वंश ने उनको बसाना शुरू किया। इसका एक एग्जाम्पल या एक ये कहें कि हमारे पास उदाहरण ये भी है, प्रूफ भी ये है कि आगे 7वीं शताब्दी में एक साहब आए, इसका मैं चित्रण आपको शुरुआत में दिखा चुका हूं। एक चाइनीज ट्रैवलर, सिटी कर देता हूं, इनका नाम था ह्यून सैंग। इनका नाम यहां लिखा हुआ है। ये जो ह्यून सैंग साहब है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने लिखा, इन्होंने पाया कि बंगाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर संस्कृत से संबंधित भाषा बोली जा रही है। उन्होंने ये नहीं कहा संस्कृत बोली जा रही है, उन्होंने कहा संस्कृत और संस्कृत जैसी, संस्कृत से रिलेटेड कुछ भाषा यहां पर बोली जा रही है। ओके। अब 8वीं शताब्दी की बात करते हैं। 8वीं शताब्दी में जो पाल वंश है, पाल वंश जो है बंगाल की जहां नाम आया, आप पाल वंश याद करिएगा। ये जो पाल वंश है, यहां पर पाल वंश का उद्गम हुआ, इनका राज हुआ। तो ये समय पाल वंश का था। उसके बाद 14वीं और 16वीं शताब्दी, यहां पर बंगाल में इसी जगह पे सुल्तानों का राज था। अब ये आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वो दिल्ली के सुल्तानों का ना, ये वो सुल्तान थे जो दिल्ली के जो शासक थे उनसे अलग थे, ये स्वतंत्र थे। इनका दिल्ली के शासकों से कोई लेना देना नहीं, या अपने वहां के जो खुद के सुल्तान थे वो शासन कर रहे थे। यहां तक ठीक हो गया। अब 1586 में, अब ये सब जो लोग आए, पाल वंश का भी इसमें फिर वो आया, इन्फ्लुएंस आया, जो सुल्तान वहां के बने उनका भी इन्फ्लुएंस आया। फिर 1586 में अकबर अब आया, हमारा वो समय जब मुगल एम्पायर का समय है। 1586 में क्या हुआ कि जो ये जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इसको इन्होंने कब्जे में कर लिया और अपना कंट्रोल में ले आए अकबर, और इसको बना लिया अपना सूबा। आपको पता है कि अकबर की जब मैंने बात की थी कि वो सूबेदारी व्यवस्था थी, वहां पर सूबे बनाते थे वो, तो सूबा बना लिया इन्होंने। और जब सूबा बनाया, तो जब इस इलाके को सूबा बना लिया, तो यहाँ पर जो भाषा थी, अब जब वो सूबा बनाते थे, और दिल्ली सुल्तान हो चाहे आगे हम बात करें अपने मुगल एम्पायर में खासतौर पर फारसी भाषा चलती थी। ठीक है। जब फारसी भाषा चल रही है तो यहाँ पर फारसी भाषा ना बोल के, मतलब प्रशासन की भाषा तो आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन इसी समय इस इलाके में बंगाली भाषा, ये क्षेत्रीय भाषा, इस इलाके की भाषा बन के उभरी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये हम एक एक करके लेवल, आप डेट याद रखिएगा, समय मतलब शताब्दी याद रखिएगा। अब ये 15वीं शताब्दी हो गई, थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम थोड़ा 15वीं शताब्दी की जैसे हम पहुंच रहे हैं, उस समय की बात अगर कहें तो कुछ ऐसी, ये इलाका हो गया, ये इलाका हो गया, ये इलाका हो गया, ऐसे इलाके हैं ना, तो सब जगह अपनी अपनी भाषा थी। तो इनको हम कहते हैं उपभाषा। तो जो उपभाषा है, और कुछ बोलियां थी। बोलियां वो होती है जो केवल बोलियां होती है, यानी उनको कोई लिखित वो नहीं होता है, उनकी लिपि नहीं होती, तो बोलियां। तो इन सबको मिला लिया जाए, इनको यहाँ जो भी भाषाएं बोली जा रही थी उनका एक समूह था, लेकिन वो एक तरीके से पिरो लिया गया या बंध गया या आपस में जुड़ गया। और कैसे जुड़ा, यहां पर अब हम मैंने आपसे कहा था मैं वेस्टर्न जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल कैसे नाम हुआ या कैसे आया, इसके बारे में बताता हूं। ये उस जगह की बात है, कैसे हुआ, ये एकत्र कैसे हुआ, एक बात कैसे हुआ, सब जुड़ कैसे गई भाषाएं, वो हुई ये जो वेस्ट बंगाल है, इस इलाका, ये पूरा बंगाल था। तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। इस वेस्ट बंगाल की जो साहित्यिक भाषा थी, मतलब यहां पर जो लिखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, उस भाषा के का वो भाषा मेन बन गई, मतलब ये मेन भाषा हो गई। बाकी जो भाषा है, ये भाषाएं जो है सब इसके साथ ज्वाइन हो गई, सारी जो बोलियां थी। तो इसीलिए ये जो पश्चिम बंगाल है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बंगाली जो हम कह रहे हैं, ये कहां से आया, ये ब्राह्मणों की बात मैंने की थी, ये आया है संस्कृत से। किससे आया है? संस्कृत से। बंगाली संस्कृत से आई है।
लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि संस्कृत का इसमें बहुत सारा आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें गैर संस्कृत, संस्कृत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का, या ये कहें कि बहुत बड़ा ये भाषा भंडार है। इसमें क्या क्या है, इसमें ट्राइबल भाषाएं हैं, ट्राइबल लैंग्वेज कह देता हूँ उसको, टीएल, यानी कि जनजातीय भाषाएं हो गई। इसमें फारसी, फारसी कैसे आई, यहाँ से अकबर के रेंज से या उसके शासनकाल से। फिर यूरोपीय भाषाएं, क्योंकि यहाँ पर ये तो पोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, पोर्ट है ना, समुद्री इलाका है, नदिया इलाका है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। तो यहाँ से इन सबको मिला दिया जाए, तब आपकी आज की जो बंगाली है वो ये रूप लेती है। क्लियर हो आपको? ओके। अब बंगाल का जो साहित्य लिखा गया, आप जानते हैं कि बंगाल के लोग बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया इनकी पेंटिंग होती है। मतलब बंगाली मतलब कलाकार, ये आप जान लीजिए। एक बंगाली आदमी मतलब कलाकार, हर मामले में वो आगे रहता है। तो बंगाली के जो शुरुआती साहित्य है या जो लिटरेचर है, जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, उसको हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। तो एक श्रेणी, ये दो श्रेणी में बांट रहा हूँ मैं, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी। तो बंगाली साहित्य को मैं बांट रहा हूँ, पहला पहला अक्षर लिखता हूँ हर चीज का। बंगाली साहित्य का दो में बांटा गया। एक जो थी वो तो संस्कृत से आई, संस्कृत की ऋणी थी, संस्कृत है और उसी से निकल के आई। वो कैसे है अब आप समझेंगे। लेकिन दूसरा समझ लीजिए कि संस्कृत से स्वतंत्र थी, संस्कृत से अलग थी। तो पहली श्रेणी में क्या था कि जो भी संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य था, कोई भी एपिक लिखा गया हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई मंगल काव्य हो गया, ठीक। अगर मंगल काव्य होता है, मंगल हमेशा अच्छी चीज होती है, जो शुभ होती है ना। मंगल का मतलब ये होता है, मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगल मंगल शब्द आता है, यानी कि मंगल वाले बात हो रही है। तो जो वहां जो भी मंगल काव्य लिखे गए, जो वहां के स्थानीय देवी देवता थे, डाइटीज थे, गॉड एंड गॉडेसेस थे, उनकी जो भी चीज लिखी गई वो सारी की सारी कन्वर्टेड थी। मतलब संस्कृत की चीज को बंगाली में लिखा गया, इसको हम केवल कह सकते हैं ट्रांसलेशन हुआ। ओके। इसके अलावा जो भक्ति साहित्य था, भक्ति साहित्य था कि भाई किसी की भक्ति हो रही है, किसी की पूजा हो रही है, और इसमें जो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन है, यहां पर आप देखिएगा कि एक इन्होंने जो है ये वैष्णव आंदोलन से संबंधित है। अच्छा, भक्ति आंदोलन में हर बहुत सारे आंदोलन हुए, आपको मैंने बताया था, बहुत सारे नाम गिनाए थे। तो भक्ति आंदोलन के एक और साहब थे, जो यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इनका चित्र जरा ध्यान से देख लीजिए। इनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। कौन साहब है? चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो वैष्णव आंदोलन के जो नेता थे, लीडर थे, चैतन्य देव, तो इनकी जीवनियां लिखी गई। तो इनकी जीवनियां हो गई, ऐसे ऐसे महानुभावों की जीवनी हो गई। जो जो महाकाव्य थे वो लिखे गए, जो यहाँ के लोकल डाइटीज थे, लोकल भगवान थे, उनकी जो भी चीजें थी वो संस्कृत में थी, तो उसको बंगाली में लिखा गया या फिर बंगाली में ही लिखा गया। लेकिन संस्कृत का ऋणी इस तरीके से हो गया कि संस्कृत से ही चल के वो आई, या संस्कृत से ही उसका कन्वर्जन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। तो संस्कृत की ऋणी हो गई ना, संस्कृत के लिए आप आभार व्यक्त करेंगे। दूसरी श्रेणी कौन सी होगी, जो सेकंड श्रेणी में बता रहा हूं, वो है नाथ साहित्य। उसमें नाथ साहित्य शामिल है। आपको याद है मैंने बताया था कि नाथ, योगी, ऐसे योगाचारी, ये एक अलग से एक भक्ति मूवमेंट में, या अलग से एक वो था जो ये कहते थे कि भाई आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, है ना, नाथपंथी लोग। आपके मैंने बताया था कि ये जो यूपी के हमारे आज के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथपंथी है। तो ये जो दूसरी श्रेणी है वो नाथ इसमें शामिल है। और इसमें क्या है, मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा। मैनामती और गोपीचंद्र के गीत, मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, और धर्म ठाकुर। अब आप देखिए, मैं धर्म ठाकुर दिखाने वाला हूं आपको। धर्म ठाकुर जो है, उनकी पूजा की इनकी कहानियां हो गई, इनके परिकथाएं हो गई, मतलब छोटी कविताएं हो गई जो वहां पर चलती थी, लोक गाथाएं हो गई, और अगर कोई गाथा है उसको गीत में रूप में प्रेजेंट करना, वो चीज हो गई। ये सारी चीज दूसरी श्रेणी में लिखी गई। तो ये आपको मैं बता रहा था कि धर्म ठाकुर मैं आपको दिखाऊंगा, ये हो गया धर्म ठाकुर, ठीक। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो दूसरी श्रेणी में आपको बताऊं कि नाथ लोग के बारे में बताया था मैंने। नाथ लोग आपने देखा था कि नाथ लोग कौन थे, ये थे सन्यासी लोग, ठीक। इनकी बहुत सारी योग से रिलेटेड थे, तो योगिक क्रियाएं होती थी। तो कोई भी गीत आप देखिए जो आप अभिनीत करते हैं या दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो ये बताता है कि भाई रानी, ये चित्रण उसका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो यहाँ पर है चित्रण। तो इसमें क्या थी, ये बताता हमको कि रानी मैनामती, रानी मैनामती ने जो इनके पुत्र थे गोपीचंद्र, कौन पुत्र थे, गोपीचंद्र, उनको कहा कि देखो बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप एक काम करो कि जो भी चीज है उसमें जाओ या ना जाओ, लेकिन सन्यास लो।
क्योंकि नाथ का मतलब ही सन्यासी होता है। अब धर्म ठाकुर की बात करें, जो मैंने आपको चित्र दिखाया था, ये धर्म ठाकुर है। ये जो धर्म ठाकुर हो गए, इनके के बारे में क्या बात है? ये जो धर्म ठाकुर हैं, ये एक देवता थे, ये क्षेत्रीय लेवल पे एक देवता थे। और इनकी जो पूजा होती थी, एक पत्थर रख के या फिर काठ, लकड़ी की मूर्ति रख के पूजा होती। तो आप ये देखिएगा, ये दिखा रहा हूँ आपको, यही है धर्म ठाकुर। ओके, अब क्या हुआ, जो पहली श्रेणी जो मैंने बताई, फर्स्ट जो श्रेणी बताई, इसमें क्या है कि हम बता सकते हैं कब लिखी गई। इसका जो काल निर्णय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, किस समय लिखा गया, हम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी पांडुलिपियां अवेलेबल है, हमारे पास है, मिली है। ओके, इनकी जो रचना है वो तकरीबन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी 15वीं शताब्दी हो गई आपकी 1400 से 1500, नहीं तो 1450 के बाद, और 18वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 18वीं शताब्दी मतलब 1750 हो गया मध्य, इसके बीच का भाग हमें पता है कि पहली श्रेणी की किताबें, या जो भी मैंने आपको नाम लिया अलग अलग, कविता है, गीत है, जो भी वहां लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए। और जो दूसरी श्रेणी है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो सब मौखिक है, ये सब मौखिक है, एक ने कहा, दूसरे को बताया, तो हम इसका काल निर्णय, समय का निर्धारण नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो पूर्वी बंगाल है, ये तो पश्चिमी बंगाल कह रहा हूं, ये पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, और वहां पर ब्राह्मण कम थे, क्योंकि ब्राह्मण तो यहां से आए थे, इस जगह पे तो नहीं थे। ओके ओके, अब हम पीर और मंदिर के बारे में बात करेंगे। पीर कौन होते हैं? पीर होते हैं हम किनको, जैसे हम कहेंगे पीर बाबा, किसी मजार पे जाते हैं तो किसी मजार में कोई पीर साहब होते हैं, उनकी मजार होती है। तो ये कहाँ नाम आया और बंगाल का हम इसमें क्यों नाम लेके आ रहे हैं, वो आप समझिए कि 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि पश्चिम बंगाल का जो एरिया था, ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया ना, इसको छोड़कर वो दक्षिण पूर्वी बंगाल में, इस जगह पे समझा दूं मैं आपको, दक्षिण पूर्वी क्या हुआ, दक्षिणी पूर्वी बंगाल क्या हुआ। देखिए, ये पूरा बंगाल है, इसका दक्षिण ये हुआ और पूर्वी ये भाग हुआ। तो यहां से आपको पता है, ये सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश है, और सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, सुंदरबन है यहाँ पर। तो यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ गए, कहाँ गए, यहाँ के लोग इधर ट्रांसफर हुए, या फिर उन्होंने पलायन किया। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ नहीं था, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ था, प्रवासन किया उन्होंने, यहाँ से वहां गए। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो जिस जगह पे आए, वहां पर उन्होंने जंगल साफ किया, तो यहाँ से लोग वहां गए और जंगल साफ किया, क्लियर किया, और वहां पर उन्होंने अपनी खेती शुरू कर दी, खेती किसानी करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे वो कौन थे, वो या तो मछुआरे थे, जो मछली पकड़ते थे, और जो स्थानांतरीय खेती करते थे, मतलब एक जगह खेती की, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह खेती की, तो स्थानांतरीय खेती वाले लोग थे, मतलब किसान थे और मछुआरे थे। फिर क्या हुआ, यहाँ के लोग जो यहाँ गए, इधर के लोग जो इधर गए, वो लोग और साथ में जो मछुआरे और खेतीहर थे, ये लोग आपस में मिक्स हो गए। मतलब जो पलायन कर रहे थे, जो प्रवासन कर रहे थे, प्लस मछुआरे, और प्लस जो यहाँ पर पहले से खेती किसानी करते थे, जो ट्रांसफरी खेती करते थे, वो सब मिल गए आपस में, मतलब एक जैसे हो गए। और ये लोग खासतौर पे जो जनजातीय लोग होते हैं ना, वही ये स्लैश एंड बर्न वाली खेती करते हैं, कि एक जगह की आप दूसरी जगह चले गए, तो इन खेती किसानी वालों को हम जनजातीय मान लेते हैं। तो ये सारे लोग आपस में मिक्स हो गए, एक समुदाय की तरह हो गए। अब इस समय की जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं 16वीं शताब्दी की बात करता हूं, तो आपको पता है किस समय की बात हो रही है। ये बंगाल किसका शासन है यहाँ पर? मुगलों का शासन है यहाँ पर। इस जगह पर मुगलों का शासन हो गया। अब इससे क्या हुआ कि इन्होंने जो पूर्वी डेल्टा प्रदेश का केंद्रीय भाग है, ये पूर्वी डेल्टा प्रदेश हो गया, इसका केंद्रीय भाग क्या है? ढाका दिख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ढाका दिख रहा है आपको, जो आज राजधानी भी है बांग्लादेश की। तो इस जगह पर इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। तो ये जो जगह है ढाका, ये बन गई राजधानी मुगलों की। क्लियर हो गया? अब जो जितने भी यहाँ पर मुगलों के अधिकारीगण थे या फिर कर्मचारी थे, ये जो बड़े बड़े लोग थे, वो क्या करते थे, उनको जो अक्सर बहुत सारी जो जमीन मिलती थी, मतलब जो भी जमीन उनको मिलती थी, वो इसमें बना लेते थे मस्जिद। और ये जो मस्जिद है, इस जगह पे, इन मस्जिदों पे कोई आता है, कोई गरीब है, कोई बेचारा गुरबा है, और या कहें कि अगर वो कोई और चीज, कोई और विश्वास करना चाहता है, धर्म अपनाना चाहता है, उसके लिए ये जगह बन गई। ये सब मस्जिदें वहां पर उन लोगों की मदद करने के लिए बना दी गई, ये बन गई। तो एक तरीके से धार्मिक तौर पर अगर किसी को अपना रूपांतरण करना है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही है, वो यहाँ पर जाना चाहता है, तो उसके लिए ये धार्मिक चीजें या फिर एक इंस्टीट्यूशन बना दिए गए। पहले जो लोग थे, जो यहाँ पर लोग आ रहे थे, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए थी। पहली चीज
कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, कोई भी अगर आप बताइए, आपको मैं एक जगह से दूसरी जगह भेजूँ, तो आप बोलेंगे यार मैं रहूँगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ, पैसे कैसे कमाऊंगा, सब सब चीज़ें आपकी दिक्कतें होती हैं। तो ये हुआ कि जब यहाँ से लोग इधर गए, तो उनके लिए जो ये संस्थान बनाए गए या धार्मिक रूपांतरण केंद्र, मतलब अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई गई, तो यहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनकी मदद किसने की? ये जो समुदाय थे, ये जो नेता थे, लोग, ये जो भी लोग यहाँ पर थे, उन्होंने इन सब की मदद की कि भाई आप लोग आ रहे हो बाहर से, हम आपकी मदद करते हैं। अब ये जो नेता थे फिर ये शिक्षक भी बन गए, ये निर्णायक भी बन गए, मतलब किसी दो लोगों में कोई तकलीफ आ गई तो इनका सोल्यूशन भी इन्होंने कर दिया, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उनको सिखा भी दिया, समझा भी दिया, भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो बहुत सारे काम करने लगे, ये नेता भी बन गए, शिक्षक भी, निर्णायक भी बन गए, वही लोग जिन्होंने ये मस्जिदें बनाई थी और जो लोग इसके अंदर रह रहे थे, जो लोगों की मदद कर रहे थे। अब कई लोग, क्योंकि देखो गरीब आदमी को ना अपनी दिक्कत से सोल्यूशन चाहिए होता है, तो कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर जब जाते थे तो उनको लगता था ये जो आदमी है ना, ये कुछ स्पेशल है, इसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां, इसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तो ये जो आदमी है, एक एक या दो ही आदमी होंगे, बाकी लोग तो सब उनके अनुयायी अनुयायी होंगे। तो ये जो आदमी है जो एक जगह पे रह रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की बहुत सारी तकलीफें सॉल्व कर रहा है, शिक्षक बन रहा है, कभी निर्णायक बन रहा है, वो जो आदमी है उसको लोग प्यार से पीर कहने लगे, पीर बाबा। यहां से पीर आया, और समझ गए पीर कहां से आया, इस तरीके से पीर बन गए, इनको पीर कहा जाने लगा। तो इस पीर में केवल आप पीर ही नहीं कहेंगे, जो पीर है, मैंने आपको पीर जो शब्द बताया, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ये आप एक गोतिहारी शरीफ देख रहे हैं, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, इनके मकबरे या फिर श्राइन या उनकी दरगाह बनाई जाती है। तो पीर में केवल ये लोग नहीं थे, इसमें वो सब लोग थे, संत लोग भी पीर कहलाने लगे, सूफी भी पीर हो गए, फिर जो बहुत सारे धर्म के नेता थे या महानुभाव थे, वो भी धार्मिक महानुभाव कर देता हूँ, वो भी पीर कहने लगे। कोई साहसी उपनिवेशी, वो ऐसा आदमी जो पावरफुल हो, जो जिसने उपनिवेश बनाया हो या कॉलोनी बनाई हो, वो भी इसी में आ गया। किसी ने ऐसा कोई सोल्जर है, जिसने देवत्व प्राप्त कर लिया हो, किसी भगवान को देख लिया हो या भगवान की शक्ति प्राप्त कर ली हो, उसे कहते हैं हम देवत्व प्राप्त सैनिक, तो वो सोल्जर, ऐसा योद्धा। और बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हो गए या बौद्ध देवी देवता वाले मानने वाले लोग हो गए, वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल हो गए। साथ में जीवात्माएं भी, अब देखिए जीवात्मा मतलब ऐसे जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो है, तो उन सभी को पीर कहने लगे। ओके। और जो पीरों की इनकी पूजा है, अभी हम देखिए ये साहब पूजा कर रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, इनकी जो पूजा करने का तरीका है, ये सब चीजें बहुत फेमस हो गई। और फिर बंगाल के हर जगह पे आप देखेंगे इस तरीके की बहुत सारी मज़ारें आ गई। ये मज़ारें आ गए, आप देख रहे हैं ना, ये गोटिहारी शरीफ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा, बताया आपको समझ आ गया। इससे बंगाल में जाएंगे तो बहुत बेहतरीन आपको मज़ारें मिलेंगी। अब चलिए थोड़ा सा किसी और जगह चलते हैं, यहाँ पर है मतलब किसी और डायरेक्शन में हम बात करते हैं, बंगाल की बात चल रही है। अब बंगाल की मैं 15वीं शताब्दी में आपको ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है इसके बाद वाले जो वर्ष है उसमें मंदिर बहुत सारे बने, मंदिर बहुत बनाने का जोर चलने लगा, लेकिन ये 19वीं शताब्दी तक आते आते ये खत्म हो गया, मंदिर बनने का जो सिलसिला चला वो बंद हो गया। अच्छा, ये मंदिर कौन बना रहा था? ये मंदिर कह दें या धार्मिक भवन कह दें, ये मंदिर भवन कौन बना रहा था? ये जो थे, ये कुछ लोग बनाते थे, उनके ग्रुप, जैसे कुछ लोग मिल गए वो लोग बना लेते थे। और वो लोग जो बनाते थे वो हमेशा वो लोग थे तो शक्तिशाली, पावरफुल लोग थे। और पावरफुल लोग इसलिए होते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया था कि कोई मंदिर, मस्जिद या कोई मकबरा या बड़ी चीजें क्यों बनाता है, वो इसलिए बनाता है कि वो पावरफुल है, उसके पास पावर है, वो शक्तिशाली है, और साथ में वो एक और चीज दिखाना चाहता है, वो भक्ति भाव दिखाना चाहता है भगवान के प्रति या अपनी डाइटी या जिसकी भी वो पूजा करता है उसको दिखाना चाहता है। ये तो उनकी बात हो गई, बड़े बड़े मंदिर और जो धार्मिक भवन बने और उसके बाद 19वीं शताब्दी में खत्म भी हो गए बनने। लेकिन जो बंगाल में जो साधारण, बहुत साधारण, अगर आप देखेंगे बहुत साधारण सा ईंट का और मिट्टी गारा, मतलब मिट्टी और उसके साथ थोड़ा सा, जैसे सीमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, जमाने में तो था भी नहीं, तो इस तरीके की चीज है, मिट्टी मिला ली, मिट्टी के साथ कुछ और कड़ा करने के लिए चीज मिला ली, तो ईंट गारा इन सबको मिला के मंदिर बनाए गए। लेकिन ये जो मंदिर बनाए बहुत छोटे मंदिर बनाए गए, ये बहुत अमीर लोगों ने नहीं बना पाए, तो इनको बनाया निम्न लोगों ने। निम्न लोग मतलब जो सामाजिक, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो नीचे लोग आते थे उन्होंने बनाए। तो इसमें कौन कौन लोग थे? कालू लोग थे। कालू कौन थे? जो तेल का काम करते थे। इसी तरीके से कंसारी, जो घंटा धातु
टन से आप घंटी बजाते हैं ना, उसमें मंदिरों में उनका जो काम करते थे, तो कौन कौन से हो गए, एक कालू हो गया, कंसारी हो गए, ये लोग थे। ये लोग ये छोटी छोटी इस तरीके के एरिया या मंदिर बनाया करते थे। ठीक, अब ये हुआ कि जैसे ही यूरोपीय लोग आए, मतलब फॉरेनर्स यहाँ पर आए, तो उससे क्या हुआ, इस फॉरेनर के आने से ये जो निम्न लोग थे या जो भी लोग बना रहे थे, उनको बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने इन सब के काम किए, तो थोड़ा इनका लेवल बढ़ गया। ये लोग थोड़ा थोड़ा इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है थोड़ी सी बढ़ गई, अच्छी हो गई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्मारक बनाए, बड़ी चीजें बनाई। और ये स्मारक बनाने का जो तरीका था, इसके निर्माण में इन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी परिस्थिति सुधर गई है और हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये बना रहे हैं, तो अपनी प्रतिष्ठा पर अपनी जो स्थिति है, जो अपना कहें कि आपने जो अजीब कर लिया, उसकी घोषणा इन्होंने कर दी। राइट, तो जो देवी देवता इस बेचारे छप्पर में बैठे हुए थे, जो भगवान इस देवी देवता छप्पर में जिनकी पूजा होती थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने अब इनको मान्यता दे दी, क्योंकि जब आदमी पैसा आ जाता है, जब आदमी के पास थोड़ा सा लेवल आ जाता है, तो सभी मान्यता देने लगते हैं, तो वहां पर भी इनको मान्यता दे दी गई। तो अब ये जो है यहां से उठ के यहां चले गए, मतलब अब ये बड़े और अच्छे मंदिरों में इनको स्थापित किया जाने लगा, इन भगवानों को। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला मंदिर, एक ये छप्परदार झोपड़ी है, मंदिर भी नहीं है, तो झोपड़ी है, इसको हम कहते हैं दो चाला, और ये है चौचाला। तो इसकी 4 दीवारें हैं, और इसके ऊपर 3 रूफ्स हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे, क्या इसका साइंस क्या पीछे। पहले आपको ये बता दूं कि ये जो गोपियों के साथ जो कृष्ण श्याम सुंदर मंदिर में पकी मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर का भी नाम मैं लेने वाला हूं, अभी आऊंगा। एक्चुअली ये विष्णुपुर नहीं है, वहां के लोग जो है विष्णुपुर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विष्णुपुर। अब ये जो मंदिर मैंने आपको बताई, इसकी जो आकृति है, ये बनती कैसी थी, इसमें जो छप्परदार झोपड़ियां हैं उसकी तरह बनाई जाती थी। मुगल लोगों ने भी इसको लिया था, ऐसे छप्पर बनता था। ये देखिए, इसमें भी छप्पर बना हुआ है, लेकिन ये छप्पर इसका नहीं है, घास फूस का नहीं है, इस वाले में छप्पर, लेकिन उसका फॉर्मेशन ऐसे रहेगा, वो दिखाई देगा छप्पर की तरह ही। तो इसमें अगर 2 छत है, मतलब अगर मैंने कुछ एक ऐसे 2 छत बना दिए कि छत हो गई, तो इसको कहा गया दो चाला। ओके, जिसमें 4 छतें थी, मतलब 1 2 3 और एक पीछे। तो ये 4 जो छतें थी, इसको कहा गया चौचाला। 2 इसके लिए, चौ मतलब 4 के लिए, 4 छतें वाली जो मंदिर है। आपको याद होगा, मैंने जब मुगल एम्पायर के बारे में बात की थी, तो बंगाली गुंबदों की बात की थी, कि वहां पर मुगल एम्पायर ने बहुत अच्छे से इसको अपनी जो शिल्प कला है उसमें इसको लिया था। ओके, तो ये जो 4 वाला है ना, ये 4 वाला है, इसको ये थोड़ा सा जटिल है बनाना, है ये चौचाला। तो इसमें क्या है, 4 छत होती थी। तो इसमें इस ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, 4 त्रिकोणीय छतें। तो यहाँ पर चौचाला बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि 4 त्रिकोणीय छतें, मतलब ऐसे, एक ऐसी हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करिएगा, चौथी हो गई। इस तरीके की छतें होती थी, 4 हो गई है ना। और ये 4 दीवारों पर रखी होती थी, 1 2 3 4 ऐसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मंदिर बनता था, ये जो भी स्मारक या चीज बन रही है, वो एक चबूतरे में बनाई जाती है। आप देखिए, ये चबूतरा है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से बनाया गया है। और ज्यादा अच्छा रूप अगर आप देखेंगे तो वो ये वाला है, 1 2 3 और पीछे 4। यहाँ पर केवल आप देखिए 2 चाला है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये 2 चाला और चौचाला का अंतर ये है। लेकिन एक बात है कि ये जो जब चौचाला बनाया जाता था, इसके अंदर जो है, अंदर कोई ज्यादा काम नहीं, सजावट नहीं होती थी, कोई सजावट नहीं होती। लेकिन इसके बाहर बहुत बढ़िया सजावट होती। तो इसमें अगर बाहर की तरफ देखें, तो आप देखें, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको दिखाऊंगा आपको। जो बाहरी दीवार है, इसमें आप देखिए चित्रकारी भी हो रही है ना। इसके अलावा एक चीज होती है, सजावटी टाइलें। तो यहाँ पर टाइल भी देख रहे हैं आप, इसे टाइल भी लगे हुए अलग अलग तरीके से, सजावट भी हो रही है, टाइल भी हो रही है। साथ में एक और चीज में बताई गई, वो है मिट्टी की पट्टियां। ये जो मिट्टी की पट्टियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पट्टियां लगाई गई, ये पट्टियां लगाई गई। तो यही अंतर है दो चाला चौचाला में। और चौचाला के अंदर होती थी, ज्यादा काम नहीं होता था, बाहर इसमें बहुत अच्छे से सजावट होती थी। तो ये जो आपको चित्र बार बार दिखा रहा हूँ, ये है
पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में अगर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो बिष्णुपुर का एक मंदिर है जो चौचाला पद्धति पे बना हुआ है, और वहां आप जाके देखें, आप बहुत खुश होंगे। एक और इसमें बात आती है मछली। अब आपको पता होगा कि जिस भी जगह पे आप रहते हैं, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, वो उस जगह पे जो सामान मिलता होगा वही तो आप खाएंगे। अगर आप किसी भी इस पोर्शन पे चले गए, यहाँ यहाँ यहाँ, तो आपको मछली खाने वाले मिलेंगे। तो यहाँ के लोग कौन क्या खाते होंगे? मछली खाते होंगे। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको मछली बनाने वाला ही नहीं मिलेगा। आप मछली वो बिल्कुल ना तो पसंद करेंगे, ना उनके टेस्ट में है। क्लियर है? तो जो जहाँ का होगा वहाँ का, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गेहूँ पैदा करते हैं तो रोटी रोटी खाते हैं, यहाँ के लोग चावल पैदा करते हैं तो चावल ही चावल खाते हैं। तो इस तरीके से जो आपका आदत है ना खाना खाने की, वो आपके आसपास क्या अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन बंगाल जो है एक रिवराइन प्लेन है, यानी नदी ये मैदान है, नदी भी है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र आती है, गंगा आती है, और साथ में यहाँ पर समुद्र भी है। तो यहाँ पर मछली और साथ में चावल एक्चुअली इसमें धान लिखा हुआ है, मैं चावल लिख रहा हूँ। तो मछली और चावल ये बहुत बहुतायत में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पैदा होता था। इससे बड़ी बात है कि भाई यहाँ के लोग क्या खाएंगे? यहाँ पर माछ भात खाएंगे। तो मछली पकड़ना यहाँ का प्रमुख धंधा भी था, जहाँ मछली मिलती है वहाँ ये काम हो जाता है। तो हुआ ये कि इतना ज्यादा मछली और भात का यहाँ पर था कि लोग इतना ज्यादा खाया करते थे, इतना ज्यादा इनके भोजन में था कि अगर आप किसी भी बौद्ध विहार में चले जाएं, किसी मंदिर में चले जाएं, मंदिर में तो कभी नहीं होता है, लेकिन मंदिर और बौद्ध विहारों में भी आपको दिख जाएगा कि भाई मछली की चीजें दिख जाएंगी। मतलब मछलियों को साफ किया जा रहा है, ये लोग जो है जा रहे हैं बेचने के लिए, इसको टोकरी में भर के बाजार ले जा रहे हैं। तो ये मछली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चित्र देखें तो ये मछली जो है वही मिलती है जहां पर आपका समुद्र हो या नदी हो, वहां के लोग मछली बहुत खाते हैं। तो हुआ ये कि ब्राह्मणों की बात आ गई। अब ब्राह्मण क्या करें? ब्राह्मण तो नॉनवेज खाते ही नहीं है, उनके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, नो है। जैसे मुसलमानों के लिए पिग, वो कभी भी पिग नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, सरदार जो है वो सिगरेट नहीं पी सकते, उसी तरीके से ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खा सकते। लेकिन अब इस इलाके में कोई ब्राह्मण रह रहा है, आपने शिफ्ट भी किया, यहाँ के लोग भी बढ़ गए, अब वो क्या खाएंगे भाई? तो उसके लिए क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म के जो बड़े बड़े लोग थे, विशेषज्ञ थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि जो बंगाली ब्राह्मण है, जो बंगाली ब्राह्मण लोग जो है, उनको हम मछली अलाउ करते हैं। भाई आप मछली, ये आप बंगाली ब्राह्मण खाइए, कोई बात नहीं। निषेध जो था इस पे कि आप नहीं खा सकते, उसको अलाउ कर दिया गया। अगर आप यहां देखें, यह है बृहद धर्म पुराण, इसमें क्लियर है, ये 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो ब्राह्मण हैं उनको स्पेशल कुछ टाइप की मछलियां खाने के लिए हम अलाउ करते हैं, अनुमति दे दी। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक जो चित्र मैं दिखा रहा हूं वो है घरेलू उपयोग के लिए महिला मछली तैयार करी है, विशा लक्ष्मी मंदिर है, और वहां पर आप बाकायदा पक्के तौर पे देख रहे हैं कि ये बनाया गया है कि मछली कितनी ज्यादा चलती थी वहां पर। तो ब्राह्मण भी मछली खा सकते हैं सर। ओके, अब यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय, अब मैं 18वीं शताब्दी की तरफ ले जा रहा हूं आपको। यहां पर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अगर आप आए तो यूरोप में जो लोग थे वो अपने आप को क्या कहते थे कि हम एक बड़े साम्राज्य में रहते हैं। ये जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इस साम्राज्य में रहते हैं, या वो ये कहते थे किसी चर्च के साम्राज्य में हम लोग हैं, किसी के हम प्रजा हैं, ऐसे मानते थे। और वो ये मानते थे कि हम जो यूनानी, इजिप्ट या ये यूनानी हो गया ग्रीक जो रूढ़िवादी चर्च है, या ये कहें कि जो कैथोलिक चर्च है, उसके हम सदस्य हैं, पहले मानते थे। लेकिन हुआ ये कि 18वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक थे, अंतिम जो साल थे, उसमें लोगों ने कहा कि नहीं, हम क्या है कि हम भाषा के ऊपर, हम फ्रेंच बोलते हैं, हम फ्रेंच समुदाय के हैं, हम जर्मन बोलते हैं, हम जर्मन समुदाय के हैं। और फिर क्या हुआ, किस तरीके से चेंज हुआ? जैसे एग्जांपल देखिए कि जो रोमानिया है, रोमानिया में जो विद्यालय की जो पुस्तकें थी, उसको ग्रीक की जगह किस पे, रोमानियन भाषा में लिखा गया, अपना लिया गया। ऐसी जो हंगरी में जो लैटिन चलती थी हंगरी में, उसके स्थान पे जो हंगेरियन राष्ट्रभाषा है उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो मतलब हर एक भाषा के हिसाब से राष्ट्र अपने आप को मानने लगा, वहां के लोग अपने आप को मानने लगे। तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ हुआ वैसे ही वहां पर भी हुआ, और आज हमारा जो देश है वो भाषा के नाम पे, भाषा के हिसाब से जो अलग अलग स्टेट बने, भाषा के नाम पे बने। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।